अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गाय भैंसों के बार बार ताव में आने की समस्या का समाधान। सजावटी पौधों की नर्सरी तैयार करना सरल और लाभकारी व्यवसाय। हमारे राज्य के अधिकतर किसान भाई कृषि के साथ साथ पशुओं का पालन करते हैं और उनसे वे अच्छा लाभ भी प्राप्त करते हैं, लेकिन आमतौर पर गाय भैंसों के बार बार गर्मी में आने की समस्या देखने में आती है। तो ये समस्या पशुओं में क्यों आती है और इसका क्या समाधान है, इस बारे में बता रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर प्रवीण कुमार। आज हम लोग बात करेंगे कि पशुओं में बच्चा रखने की क्षमता जब कम हो जाती है या रिपीट ब्रीडिंग होता है, बार बार पशु हीट में आ जाती है फिर भी पाल को नहीं रख पाती है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। प्रदेश में पशुओं के समय पर नहीं बयाने की समस्या आमतौर पर देखी जाती है। पशुपालक भाइयों, आपके पशु समय पर ही नहीं ब्याएंगे तो आपके द्वारा की गई सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो सबसे पहले जानते हैं डेयरी पशुओं में गर्भधारण न करने और बार बार ताव में आने के कारणों के बारे में, जो इस प्रकार से हैं। पशुओं के संतुलित आहार में कमी, पशुओं में परजीवियों की समस्या, पशुओं का लंबे समय से बीमार होना, पशुओं का सही समय पर गर्भ धारण नहीं करवाना, पशु के प्रजनन अंगों में विकार होना, ऐसे कई कारण हैं जिससे पशु समय पर गर्भ धारण नहीं कर पाते, जिससे डेयरी व्यवसाय घाटे में चला जाता है। तो सबसे पहले है कि उसके शरीर का उचित आहार मिलना चाहिए जिससे कि वो शरीर उसका बना रहे। उचित आहार में हम लोग चाहते हैं कि 3 केजी तक उसको मेंटेनेंस राशन मिलना चाहिए। मेंटेनेंस के लिए दाना मिलना चाहिए। दाना में मकई का दर्रा, बादाम की खल्ली और चोकर रहता है। तो ये तीनों को मिलाकर हम लोग 3 केजी तक उसको मेंटेनेंस के लिए देते हैं और दूध के उत्पादन के अनुसार उसका दाना को बढ़ाया जाता है। तो इस तरह से अगर हमको सूखी हुई गाय जो अभी दूध नहीं दे रही है और जिसमें ये समस्या बार बार आती है, उसको हम लोग को दाना, संतुलित दाना देना जरूरी होता है। लेकिन इसके साथ साथ में हम लोग को ये देखना पड़ता है कि ये पाल क्यों नहीं रख रही है। तो उसमें होता है कि कीड़े की दवाई हम लोग कब दिए हैं। तो कीड़े की दवाई को जो है हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस में हर 3 महीने में एक बार जरूर कीड़े की दवा, अंतः कृमि की दवा जो है डॉक्टरी सलाह पे जरूर देनी चाहिए। और अगर बार बार पाल नहीं रख रहा है तो उसके लिए सबसे पहले कीड़े की दवाई देनी चाहिए और 15 दिन में फिर उसका रिपीट करना चाहिए। तो जो अगर पशुओं के शरीर में जो कृमि होंगे वो बाहर निकल जाएंगे और उनके इम्यूनिटी उनके डेवलप करेगी। दूसरा होता है विटामिन ए की कमी के कारण भी जो प्रजनन जो ऑर्गन्स हैं वो थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं। तो हम लोग जो है विटामिन ए का इंजेक्शन है जो बाज़ार में उपलब्ध है
रोवेज के नाम से, उसको हम लोग अल्टरनेट एक दिन छोड़कर एक दिन हम लोग उसको सुई देते हैं, 5 सुई देते हैं, तो जिससे अगर विटामिन ए की कमी के कारण अगर उसमें आ रहा है तो उसकी पूर्ति को हम कर सकते हैं। तीसरा है हम लोग मिनरल मिक्सचर देते हैं। मिनरल मिक्सचर कोई भी बढ़िया कंपनी के मिनरल मिक्सचर को 50 ग्राम जो हमने दाना बताया उस दाने के साथ मिलाकर 25 ग्राम सुबह और 25 ग्राम शाम को अगर हम लोग देंगे तो इसके संतुलित आहार आ जाएगी, जो उसमें विटामिन की कमी थी उसको पूरा हो जाएगा। और जो मिनरल्स हैं, खनिज तत्व हैं, जिसके कारण बहुत से हार्मोन्स रेगुलेट होते हैं और हार्मोन का बहुत बड़ा रोल होता है पाल रखने में, तो उसकी कमी को हम लोग पूरा कर लेते हैं। तो अगर ये 3 दवाइयाँ अगर सबसे पहले अगर हम लोग दें और संतुलित आहार जो हम बताए उसको अगर हम दें तो हम उसके शरीर में शक्ति पैदा कर सकते हैं और उसको पाल रखने में उसको बहुत आसानी होती है। अगर इसके बाद भी अगर ये नहीं ठीक होता है तो डॉक्टरी सलाह देकर आपको बच्चेदानी में दवाई 3 दिन तक लेवोफ्लॉक्सासिन का डाली जाती है, जिससे कि उसमें अगर कोई बीमारी होगी तो वो बाहर निकल जाएगी। पशुपालक भाइयों, यदि आप अपने पशुओं का सही समय पर गर्भधारण करवाते हैं तो न केवल पशुओं को देखभाल के खर्चे से बच सकते हैं बल्कि इनसे अच्छी आय भी ले सकते हैं। एक चीज़ और पशुपालकों को ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि बच्चा जब बढ़िया से हो जाए तो उसका झाड़ बढ़िया अपने तरह से गिर जाना चाहिए, उसमें हाथ नहीं लगाना चाहिए या घींच घाच नहीं करनी चाहिए। अगर बच्चा फंस गया है तो उचित डॉक्टरी सलाह लेकर उसको उचित तरीके से बाहर निकालें और उसके बाद दवा जरूर बच्चेदानी में डालें, जिससे कि आगे इन्फेक्शन नहीं हो। ये एक बहुत बड़ा कारण होता है जिसके इन्फेक्शन रह जाती है, बीमारी अंदर रह जाती है और जिससे बच्चा पाल मवेशी लोग नहीं रख पाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि बच्चे के लिए के होने के बाद किसी तरह के छेड़छाड़ गायों में या मवेशियों में नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, सड़क के किनारे आप लोगों ने बहुत सी नर्सरी देखी होगी जहां पर रंग बिरंगे फूल, शोभाकारी पौधे और कई प्रकार के फलों के पौधे मिलते हैं। ये एक अच्छा व्यवसाय है, आप इसे अपनाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इस व्यवसाय की खासियत है कि इसे कम लागत और कम जगह में आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए पौधों के नर्सरी व्यवसाय के बारे में जानते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर परमवीर सिंह से। तो हम बात करें व्यवसाय की, तो नर्सरी को हम जैसे पौधे तैयार करके बेचने के लिए जो एक स्थान पे पौधे तैयार करके बेचते हैं उसको नर्सरी बोलते हैं। तो इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स के जो हैं फल हैं, फूल हैं, सब्जियां हैं, इनके भी हम सीडलिंग को मार्केट में बेच सकते हैं डायरेक्ट सीडलिंग तैयार करके। इसके लिए हमको पता करना होगा पहले, जैसे कोई भी युवा अगर व्यवसाय करना चाहता है, नर्सरी का व्यवसाय करना चाहता है, तो उसके लिए उसको एक थोड़ी सी जगह की आवश्यकता होती है जहाँ पे प्लांट्स का कलेक्शन कर सके और नर्सरी से पौधे तैयार करके मार्केट में बेच सके। तो ये नर्सरी का व्यवसाय आपका एक प्रोडक्शन यूनिट जो है दूर भी कर सकता है, किसान गांव में भी कर सकता है, और एक छोटा सा आउटलेट कहीं सिटी के अंदर आपका बनाकर वो आय प्राप्त कर सकता है।
आज खेती से जुड़े कई कार्य हैं जिन्हें करके अच्छी आमदनी किसान ले रहे हैं, लेकिन किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी सही प्लानिंग जरूरी होती है। उसी तरह फल फूलों और सजावटी पौधों की नर्सरी तैयार करने के लिए सही जगह, तकनीकी जानकारी और तैयार पौधों को बेचने की सही व्यवस्था होने के बाद ही शुरू करें। तो नर्सरी व्यवसाय के लिए आप एक छोटा सा एरिया जो हो आपके पास, उसमें मदर ब्लॉक तैयार कर लें। मदर ब्लॉक जिस स्पीसीज का आपको तैयार करना है, जैसे फल का करना है, वो जिस भी फल का तैयार करना है उसका एक मदर ब्लॉक तैयार कर लें। उसके बाद आप ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो आजकल मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकते हैं उसका मदर ब्लॉक तैयार कर लें। उसके बाद आप उससे आप कटिंग या प्रवर्धन लगातार मल्टीप्लिकेशन करते रह सकते हैं। उसके अलावा आप एक छोटा सा जो नेट है, शेड नेट हाउस है या पॉली हाउस बना लें उसी नर्सरी के अंदर। जो पौधे ज़्यादा धूप सहन नहीं कर सकते उनको उसके अंदर उगा सकते हैं, और जो डायरेक्ट धूप में उगा सकते हैं उनको आप डायरेक्ट नर्सरी बनाकर या ट्रेंच बनाकर उनको तैयार कर सकते हैं। अब ये तैयार करने की विधि कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको सबसे पहले मीडिया तैयार करना होता है। जैसे आपका FIM है, जो सड़ी हुई गोबर की खाद है, मिट्टी है या गार्डन सॉइल होती है, उससे तैयार करके आप जैसे भी कोई प्लांट कटिंग करते हैं तो कटिंग उसके अंदर आप लगा सकते हैं। कटिंग लगाने के लिए आप इसमें जैसे पॉली बैग्स हैं उसमें लगा सकते हैं, या प्रो ट्रेज हैं उसमें लगा सकते हैं, या मिट्टी के गमले उससे तैयार कर सकते हैं, या रेज बेड में भी आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद उसका जब जैसे कटिंग का स्प्राउटिंग हो जाए या बीज का है जर्मिनेशन हो जाए, उसके बाद आप उसको पॉलीथीन, छोटी छोटी पॉलीथीन में पैक करके मार्केट में बेच सकते हैं। उसमें जनरली जो मदर ब्लॉक बनाकर हम अपने स्थान पे, जैसे शुरू में हम कोई पौधा कहीं बाहर से ले आए और उसको मदर प्लांट की तरह में लगा दिया, और उसी से फिर कटिंग वाला है तो कटिंग के थ्रू, या बीज वाला है तो बीज के थ्रू हम पौधे यहीं बिहार में तैयार कर सकते हैं। हम देखते हैं आजकल सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जो है बाहर से पौधे आते हैं। जो छोटे पौधे हैं वो ज़्यादातर आपके बंगाल से आते हैं, और बड़े जो पौधे लाने होते हैं, जैसे हमको 7-8 फीट के पौधे लाने होते हैं, तो ये हैदराबाद वगैरह उधर से हमारे यहाँ पे बेंगलोर की तरफ से हम लाते हैं। तो ये हम यहीं पे तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको नर्सरी व्यवसाय में जाना होगा। जैसे कि किसी पौधे में बीज द्वारा प्रवर्धन होता है, किसी में कटिंग द्वारा होता है। डिफरेंट टाइप्स के पौधों में डिफरेंट टाइप्स के प्रोपोगेशन मेथड्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा होती है, जैसे कि आपका गुलाब, क्राइसेंथेमम, हिबिस्कस, आपका जैस्मीन, ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी ज़्यादातर मार्केट में डिमांड रहती है। फाइकस है, और उसके बाद बोगनविलिया है, कोलियस है, कैलेडियम है। ऐसे ऑर्नामेंटल मनी प्लांट्स हैं जिनकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा होती है, और कंटिन्यूस आपका आजकल जो कोरोना काल में हम देख रहे हैं कि पौधों का डिमांड ज़्यादा बढ़ा है। ऑर्नामेंटल जो आपका एयर प्यूरीफायर, जो ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट्स हैं, उनकी डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और ख़ासकर कोरोना के बाद ज़्यादा बढ़ने लगी है। तो इसके लिए हम कुछ प्लांट्स हैं जिनको एयर प्यूरीफायर के रूप में हम काम में लेते हैं, जैसे कि आपका एरेका पाम है, आपका उसके बाद में सेंसवेरिया है, और पीस लिली है, लैंगोस्टोमिया है। ऐसे प्लांट्स जो हैं, बहुत सारे प्लांट्स को हम डिमांड प्रतिदिन बड़ी, रेपिस पाम है, तो इनकी हम नर्सरी करके मार्केट में बेचकर अच्छा मुनाफा और आय प्राप्त कर सकते हैं। तो मोस्टली जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, सीजनल्स को छोड़ के ज़्यादातर प्लांट्स हैं जो हम कटिंग द्वारा तैयार कर सकते हैं। उसमें डिफरेंट टाइप्स की कटिंग्स होती है, जो कुछ होती है जो स्टेम कटिंग से होता है, कुछ है जो आपका लीफ कटिंग से होता है, कुछ रूट कटिंग से होता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा कहीं जो इंस्टीट्यूट हैं उसमें ट्रेनिंग लेने के बाद आप आसानी से उसको कर सकते हैं, और वो आप अपना व्यवसाय जैसे जैसे फिर खुद करेंगे तो आप उसमें निरंतर नया नया कुछ कुछ सीखते रहेंगे और उसमें इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे। इस कार्य में तकनीकी जानकारी बहुत जरूरी होती है, इसलिए इसे सफल बनाने के लिए पहले से स्थापित किसी नर्सरी से या सरकारी संस्थाओं से ट्रेनिंग जरूर ले लें। इसे शुरू करने के बाद शुरुआत में कुछ समस्या आ सकती है, बाद में यह आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। तो ज़्यादातर जैसे हम कुछ बात करते हैं आपके कुछ फसल्स की, जो ऑर्नामेंटल उसको कैसे तैयार करते हैं, तो मोस्टली जो सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है आपका अभी जो आने वाला सीजन है उसमें क्राइसेंथेमम का, गुलदाउदी जिसको बोलते हैं, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करके उसको मार्केट में बेच सकते हैं। तो जैसे ही गुलदाउदी का सीज़न होता है, ख़त्म होने होता है, उस टाइम हम उसको प्लांट्स को मदर ब्लॉक में शिफ्ट कर देते हैं। मदर ब्लॉक मीन्स पुराने जो पौधे हैं उसको शिफ्ट कर देते हैं। उसको हम 3-4 महीने, जो गर्मी का समय
समय उसमें बचा के रखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मदर ब्लॉक है हमारा, इसमें हमने पौधे तैयार कर दिए हैं। ये पौधे से अब क्या करना है, जैसे ही फर्स्ट बारिश हो जाएगी, थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, उस टाइम इसमें टर्मिनल कटिंग, जैसा कि आप ये देख रहे हैं ये कटिंग्स हैं, इसमें हम 6 से 8 सेंटीमीटर का ये टर्मिनल कटिंग को कट कर लेंगे यहाँ से। और जहाँ पे हमने रेज बेड बनाया है या प्रो ट्रे में तैयार करना है तो उसको हम इसका लीफ जो है रिमूव कर देंगे, 2-3 रिमूव नीचे से, और उसको हम उस प्लांट में लगा देंगे, जिसका कि आपका 25 से 30 दिन में आपका पौधा तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये जो मदर ब्लॉक लगा हुआ है उसमें बहुत सारी आप कटिंग लेकर तैयार कर सकते हैं। जैसे ये कटिंग लेंगे, फिर से इसमें मदर ब्लॉक में स्प्राउटिंग हुआ, उससे फिर कटिंग लेंगे, इस तरह से आप इसमें नंबर ऑफ प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। अगर रूटेड कटिंग बेचते हैं तो 3 से 4 रुपए एक प्लांट का आपको, यानी कि 1-1.5 महीने के अंदर जो तैयार करेंगे वो 3 से 4 रुपए प्रति प्लांट बिक जाएगा। अगर आप उसी को पॉलीथीन में शिफ्ट करने के बाद बेचते हैं 1 महीने बाद, तो आपका वो 20 से 25 रुपए 30 रुपए तक भी आप उससे ले सकते हैं, जो लाखों में अभी इस समय हम तैयार करके बेच सकते हैं। इसके अलावा जब बात करते हैं रोज की, उसके भी डिफरेंट कलर हैं, वो आप कटिंग द्वारा तैयार करके और उसको मार्केट में बेचते हैं। तो गुलाब का जो सीजन होता है अक्टूबर के महीने में, जब हम उसकी प्रूनिंग करते हैं उस समय हम कटिंग लेते हैं, तो उसमें 15 से 20 सेंटीमीटर का जो हार्ड है उसका स्टेम है, उससे कटिंग लेंगे। कटिंग लेने के बाद हम उसको रेज बेड में लगा लेते हैं और उसको जब स्प्राउटिंग हो जाएगा उसके बाद हम उसको पॉलीथीन में शिफ्ट करके उसको भी मार्केट में बेच सकते हैं। तो इसका भी काफ़ी डिमांड रहता है और ये भी आप लाखों की संख्या में उत्पादन करके आराम से बिहार में बेच सकते हैं, जिसकी डिमांड रहती है। इस तरह से नर्सरी व्यवसाय एक आय का अच्छा स्रोत हो सकता है, जिससे बेहतर जीवन यापन एक युवा कर सकता है। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। आम के बाग से अच्छी उपज वही किसान ले पाते हैं जो बाग का ध्यान रखते हैं, और सबसे अधिक ध्यान फलों की तुड़ाई के बाद देना होता है, तभी अगली उपज अच्छी मिलेगी। लेकिन इस समय बहुत ही कम किसान बाग का उचित प्रबंधन करते हैं, जबकि इस समय बाग की विशेष देखरेख की जरूरत होती है, जिसके बारे में विस्तार से बता रही हैं कृषि विज्ञान केंद्र भागलपुर की डॉक्टर ममता कुमारी। हमको प्रयास करना है सर्वप्रथम आम में उन टहनियों की कटाई छटाई करनी है जो टहनियाँ एक दूसरे से सटी हुई हैं, और जिस टहनी में बीमारी है उस टहनी को काट छांट के हटाना है। बहुत मोटी टहनी का कटाई नहीं करनी है, पतली पतली टहनियों का कटाई करना है। उन टहनियों का कटाई करना है जो टहनी एक दूसरे पर छाया कर रहे हैं। सर्वप्रथम आप किसान भाइयों के लिए कटाई छटाई सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, और अगर अभी के बाद अक्टूबर के बाद काटते हैं तो ये आम के लिए अच्छा नहीं होगा, आम के उत्पादन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। दूसरा चीज़ है कि अगर कटाई किसान हमारे कर रहे हैं तो जिस वृक्ष के सामने हम लोग खड़े हैं उस वृक्ष में आप देख रहे होंगे कि इसके ऊपर वाले भाग में काट करके इसको हल्का किया गया है। ऊपर वाले भाग को, कहने का मतलब कि जो इसका केंद्र है, सेंटर है, उसको खोल करके खोला गया है, बीच वाले तना को काटा गया है ताकि पूरे के पूरे पौधे पर धूप पड़े, और जो अंदर वाले लाइनिंग है जिसमें कि फल नहीं लगता है, धूप नहीं लगने के कारण मंजर नहीं आता है, उन सब पर भी मंजर आए। कटाई छटाई का काम इसी माह करने से ही आगे अच्छा फलन होगा, और इन शाखाओं की छटाई जरूर करें जिन पर पिछले वर्ष फल आया था, और कटाई छटाई करने के बाद संभव हो तो बाग में कॉपर ऑक्सी क्लोराइड का स्प्रे जरूर कर दें, जिससे आगे बाग में रोग न लगे।
कटाई छटाई के बाद पूरी उम्मीद रहती है कि सभी पेड़ों पर फ्रूट बर्ड्स आएंगे, क्योंकि इन्हीं पर आगे बौर और फलन होंगे। लेकिन आपको लगता है कि कटाई छटाई के बाद भी कई वृक्षों पर फल नहीं आते, तो उस दशा में हार्मोन्स का प्रयोग इस समय पर कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे कारगर हार्मोन्स साइक्लोब्यूटाजॉल है, जो कई नामों से बाजार में मिलता है। इसका प्रयोग सितंबर में ही किया जाना चाहिए। अगर आपके पेड़ की उम्र 5 से 10 वर्ष के बीच है तो 8 से 10 लीटर पानी में 4 मिलीलीटर दवा का घोल तैयार करें, और अगर 10 वर्ष से अधिक उम्र वाले पौधे हैं तो 25 मिलीलीटर दवा लें और 35 से 40 लीटर पानी में घोल तैयार करें। इस घोल का प्रयोग जड़ के पास ही करना है और प्रयोग करने के बाद लगातार बौर आने तक नमी बनाए रखना है। अगले साल से इस हार्मोन्स की आधी मात्रा दें, तीसरे साल से 3/4 कर दें, चौथे साल प्रयोग नहीं करना है, 5वें साल यही क्रम दोहराएं। ऐसा करने से आपके बाग में हर साल फलन होने लगेगा और आम का उत्पादन भी अच्छा होगा। किसान भाइयों के लिए अभी बहुत ही समुचित समय है कि इन सारे चीजों का प्रबंधन वो करे। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है बांकडी जिला दुमका के सरोज मुंडा ने। आपने नाडेप कंपोस्ट तैयार करने के तरीके पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। कृषक भाइयों, आज हम जानेंगे कि नाडेप विधि से आपकी कंपोस्ट या खाद कैसे तैयार की जाती है। तो सर्वप्रथम अगर हमें नाडेप कंपोस्ट बनानी है तो हमें एक टांका बनाने की ज़रूरत होती है, जिसे हम टैंक भी बोलते हैं। और इस टैंक को बनाने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी कि इसका आकार क्या होना चाहिए। ईंटों की सहायता से पक्का नाडेप बनाया जाता है, जिसका आकार 10 फीट लंबा, 6 फीट चौड़ा और 3 फीट ऊंचा होता है। ईंटों को जोड़ते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तीसरे, छठे और 9वें रद्दे में मधुमक्खी के छत्ते के समान 6x7 के छेद छोड़ दिए जाते हैं। और इसमें जो आपकी जो दीवारें बनेंगी इसकी, जो उनकी चौड़ाई होनी चाहिए दीवारों की, वो 9 इंच तक हम रखते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी सामग्री है जो कि इस टांके के बनाने में लगेंगी। तो टांके के बनाने के लिए जो सामग्री की हमें ज़रूरत है, सबसे पहले हमें ईंटों की ज़रूरत होगी, फिर बालू की ज़रूरत होगी और सीमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें ये पक्का बनाना होता है। टांका बनाते हुए कुछ मुख्य बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। सबसे पहली बात कि जब आप टांका बना रहे हैं तो इसमें छिद्र छोड़ने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो जो छिद्र हमें छोड़ने होते हैं वो हमें 1.5 फीट की दूरी पर छोड़ने हैं। और जब छिद्र छोड़ने की जो श्रृंखला होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि जो अगर पहले जो आपकी रो है उसके 2 छिद्रों के बीच में दूसरी श्रृंखला के मध्य में उसको पड़ना चाहिए, और इसी तरह से दूसरी पंक्ति के जो 2 छिद्र के बीच में तीसरी पंक्ति की छिद्र उसमें आनी चाहिए। अब बात करते हैं कि किन किन सामग्री की हमें ज़रूरत होगी इसमें भरने के लिए, कौन कौन सी परतें हमारी उसमें डलेंगी। तो हमें जो चाहिए होगा एक टांके के लिए, जो मैंने अभी आपको आकार बताया, उसमें हमें आपका 1500 किलो आपका चाहिए कचरा, जो कि सूखा कचरा हो सकता है, जो आपके अभी जैसे खरीफ की फसल कटी है तो उसका जो अवशेष बचा है वो ले सकते हैं, तो 1500 किलो वो होना चाहिए। फिर आपका 1750 kg आपकी छनी हुई मिट्टी, जो बारीक मिट्टी है, वो हमें लेनी चाहिए। 100 किलो हमें इसमें चाहिए आपका गोबर और 200 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। और इसके साथ साथ 3 किलो रॉक फॉस्फेट, आधा किलो आपका राइजोबियम कल्चर वाली खाद, फिर आपका आधा किलो हमें एजोडोबैक्टर, और जो पीएसबी जिसे फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया बोलते हैं, वो हमें 1.5 kg की आवश्यकता होती है। भराई से पहले टांके की दीवारों को गोबर के लेप से लिपाई कर दें। इसके बाद पहली परत पर विभिन्न वनस्पति सामग्री जैसे सूखे पत्ते, डंठल, कचरा, टहनियों को 6 इंच तक भर दें। दीमक नियंत्रण के लिए नीम और पलाश की पत्तियां जरूर डालें। अब दूसरी परत में 3 से 4 किलो गोबर का घोल बनाकर वनस्पतिक सामग्री के ऊपर डाल दें। अब तीसरी परत पर
50 से 60 किलो छनी हुई मिट्टी की परत बना दें। बता दें कि 11 से 12 परतों में पूरी सामग्री भर जाएगी। इसके बाद टाके को 400 से 500 किलो मिट्टी की परत बनाकर गोबर से लिपाई कर दें। 15 से 20 दिनों बाद जब सामग्री 8 से 9 इंच सिकुड़ जाए तब दूसरी भराई करके टाके को अच्छी तरह ढक दें। एक पक्के नारेप टाके से साल में 3 बार खाद तैयार की जा सकती है। फिर आप इसको 10 दिन के अंतराल पर इसको निरीक्षण करिए। 10 दिन के अंतराल पर निरीक्षण पर जब आप पाते हैं कि इन पर कहीं दरारें पड़ रही हैं, तो जब दरारें पड़ी है तो फिर से इसमें आपका जो गोबर और पानी का घोल है वो इसमें हमें डाल देना चाहिए और फिर इसको चिनाई कर देनी चाहिए। धीरे धीरे आपको लगेगा कि जो इसकी ऊंचाई है जो हम 9 इंच तक आपका भर दें, जैसे जैसे अपघटन होता रहेगा, डिकम्पोजिशन होता रहेगा, वो नीचे चली जाएगी। तो जैसे जैसे वो नीचे जाती है तो फिर से आप वैसी ही सामग्री और वैसी ही सतह से इसको दोबारा भर सकते हैं। तो ये जो आपकी नाडेप विधि से जो कंपोस्ट है ये 100 से 120 दिन में रेडी हो जाती है। अब अगर हम बात करें कि एक टंके से आपको कितनी खाद इसमें उपलब्ध हो पाती है, तो 100 से 120 दिन में एक टंके से आप 25 से 30 क्विंटल खाद रेडी कर सकते हैं। तो एक वर्ष में अगर हम इसे यूज करते हैं टाके को, तो 100 क्विंटल के करीब आपकी खाद इससे हम ले सकते हैं। अब अगर मैं इसकी बात करूं कि इसमें कितने पोषक तत्व पाए जाते हैं, इस विधि से तैयार की गई खाद 0.5 से 1.5% नाइट्रोजन, 0.5 से 0.9% फास्फोरस और 1.2 से 1.4% पोटाश तथा अन्य सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं। अब फसलों में अगर इसके इस्तेमाल की बात करें तो जैसे जो सामान्य फसल है आपकी, जैसे अगर हम तिलहन है या दलहन है या अनाज वाली जो फसलें हैं, इसमें हमें 3 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से हमें ये कंपोस्ट यूज करनी चाहिए। अगर आपकी कोई सब्जी वाली फसल है तो इसे हमें 3 से 5 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से यूज करनी चाहिए। और अगर हमारे कोई फलदार आपके वृक्ष हैं तो प्रति पौधा हमें आपकी 15 से 30 किलो ये जो नाडेप विधि से बनाई हुई कंपोस्ट है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसका जो सबसे बड़ा लाभ है कि हम कम गोबर में ज्यादा से ज्यादा आपकी खाद बना सकते हैं। और अगर हम इस तरह से बनाई हुई आपकी खाद इस्तेमाल करते हैं तो 1/3 जो आपका फर्टिलाइजर या उर्वरक का सब्स्टिट्यूट हमें मिल जाता है। और अगर लगातार हम इसे 5 वर्षों तक इस्तेमाल करते हैं तो हम टोटल जिसे 100% ऑर्गेनिक या जैविक खेती बोलते हैं उसको अपना सकते हैं। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है P18 अन्नदाता बिहार